ICICI के वजह से हम लोग बड़े सक्सेसफुल हुए, उनकी वजह से हम लोग बहुत बड़े लूज़र हुए अपने कस्टमर्स के। और उसके बाद फिर 2008 के जनवरी से जो बाज़ार में गिरावट आई, तो एक दिन ICICI ने कहा कि अब हमें इस मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं। बाकियों से वेल्थ इनसाइट अलग कैसे है? लोगों को लगता है कि खरीद बेच करने में पैसा बनता है, और अधिकतर लोग यही कर रहे हैं। और यही एक बड़ा अंतर है वैल्यू रिसर्च के किसी भी प्रोडक्ट में। हम लोग ट्रूली इंडिपेंडेंट हैं। हम लोग ना तो किसी कंपनी का शेयर बेच रहे हैं, ना हम लोग कहीं से ब्रोकरेज कमा रहे हैं, ना हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। जो वैल्यू रिसर्च स्टॉक एडवाइजर है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? हमने उसमें निर्धारित किया कि हम लोग एक कवर स्टोरी कैरी करेंगे, स्टॉक फिल्टर्स करेंगे, एनालिस्ट का डायरी होगा, कुछ इंटरव्यूज वगैरह फंड मैनेजर का होगा, लेकिन हम लोग एक या दो कंपनी का रिकमेंडेशन करेंगे। जब भी कंपनी में बड़ा बदलाव होगा तो हम लोग खड़े रहेंगे बताने के लिए कि आपको भाग जाना चाहिए या कुछ हुआ है। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस खास इंटरव्यू में, जहां हम आज अपनी मैगजीन वेल्थ इनसाइट का 19th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे साथ जो हैं वो हैं वेल्थ इनसाइट के एडिटर, वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। ये वो शख्स हैं जो पिछले कई सालों से निवेशकों की एक ऐसी आवाज़ बने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया जहां एक आम निवेशक अपने सहज सवाल आता है लेके और पूछता है। तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और आज के इंटरव्यू को शुरू करने में जो मेरी दिलचस्पी है उस पहले सवाल से है, और वो सवाल ये है कि 2006 में जब वेल्थ इनसाइट आपने शुरू किया था, उस वक्त बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थी लोगों के बीच निवेश को लेके। एक ऐसे समय में इस मैगजीन को शुरू करने के पीछे क्या आया था दिमाग में? वेल्थ इनसाइट की नींव तो वैल्यू रिसर्च में ही के साथ ही पड़ गई थी। ये बस समय का चक्र था या कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसा बना। मैं बताता हूँ, वैल्यू रिसर्च की शुरुआत इक्विटी रिसर्च कंपनी के तौर पे हुई थी। वैल्यू रिसर्च का पहला रिसर्च प्रोडक्ट PSU रिसर्च था जी। लेकिन इक्विटी रिसर्च करना और उस पर कोई कारोबार चलाना असंभव था उस ज़माने में, 90 के दशक में शुरुआत में। इसलिए एक म्यूचुअल फंड एक अच्छा मौका मिला। म्यूचुअल फंड पे जानकारी उपलब्ध नहीं थी। म्यूचुअल फंड काफ़ी बड़े थे, काफ़ी विस्तृत थे, लोगों के को जानकारी चाहिए था, लेकिन उसके बारे में उस जानकारी को इकट्ठा करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, और इससे वैल्यू रिसर्च का नाम हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। और 2003 से जब बाज़ार चलना शुरू हुआ तो 2005-06 तक बाज़ार 4-5 गुना हो गया। उस दशक में जब म्यूचुअल फंड पे हम के बारे में हम लोग अपनी गहराई बना रहे थे और उसके बारे में हम समझ बढ़ा रहे थे, उस पूरे दशक में बाज़ार नहीं बढ़ा। उस पूरे दशक में बाज़ार जो 1992 में 4000 पॉइंट पे सेंसेक्स पहुंचा था, दोबारा 4000 पॉइंट पे दोबारा 2003 में पहुंचा। जी। ये 1992 से 2003 तक का जो फेज़ था, ये लंबा फेज़ था जिसमें म्यूचुअल फंड में हम लोगों ने अपनी पैठ बनाई। और 2003 से 2004-05 तक बाज़ार 3-4 गुना 5 गुना हो चुका था, क्योंकि उसके पहले बाज़ार चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता था। पहली बार बाज़ार 2-3 हज़ार पॉइंट से बढ़ करके 8-9 हज़ार पॉइंट पे गया। और देश का जो सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर था उस समय, ICICI डायरेक्ट, वो हमारा शुरुआत से ही वैल्यू रिसर्च का कस्टमर रहा है। उनका जो म्यूचुअल फंड बेचने का जो कारोबार है, वो वहाँ पे म्यूचुअल वैल्यू रिसर्च की जानकारी साल 2000 में उसकी शुरुआत हुई थी। तब से हमारा ही डेटा और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहता है, रेटिंग्स और म्यूचुअल फंड का। तो उनका रिक्वेस्ट आया कि आप हमारे लिए एक इक्विटी का मैगजीन बनाइए। उनके 10 लाख करीब उनके कस्टमर्स थे, एक्टिव कस्टमर थे, जिसमें से 1 लाख प्रीमियम कस्टमर थे जो काफ़ी पैसा लगाते थे, उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। और जब ये बाज़ार चल रहा था तो सब लोग बहुत उत्साहित थे, खूब खरीद बेच हुआ करता था, खूब मुनाफा हो रहा था। और उसी समय इनकी ये सोच थी कि बाज़ार चल रहा है, एक स्टॉक का मैगजीन बनाया जाएगा तो वो उनके ग्राहकों के लिए, उनके निवेशकों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। वो जब इस पे जानकारी मिलेगी तो और ज़्यादा खरीद बेच करेंगे। तो वैसे उसकी शुरुआत हुई। तो ये शुरुआत के साथ ही वेल्थ इनसाइट देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इन्वेस्टमेंट मैगजीन, बल्कि मुझे लगता है कि आम मैगजीन भी सबसे बड़ा हो गया होगा, क्योंकि छपने के साथ ही शुरुआत में ही ICICI बैंक 1 लाख कॉपी खरीदता था अपने प्रीमियम कस्टमर्स को देने के लिए। अच्छा। और हमारे जो ग्राहक थे, वो जो हमारे सब्सक्राइबर थे, वो 8-9 हज़ार ही हम लोग जोड़ पाए थे। तो 8-9 हज़ार कस्टमर्स वैल्यू रिसर्च के ज़रिए आए, और 1 लाख कस्टमर ICICI के जिनके लिए वो ख़रीदा जाता था। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक साधन हो पाया निवेशकों तक पहुंचने का।
और वहाँ और उसको हमने बड़ी गहराई से सोच विचार के मैगज़ीन बनाया था कि लोगों को जानकारी दिया जाए। उसमें 2-3 पहलू थे। एक तो कि एक कवर स्टोरी होता था जो कि सबसे प्रोमिनेंट, जो सबसे बड़ी कहानी बाज़ार में चल रही है, उसका वो एक्सप्लेनर रहता था। हम वहाँ पे कभी भी हम ये नहीं सोचते थे, अभी भी इस वेल्थ इनसाइट को चलाने में हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि हम लोग बहुत जानकारी रखते हैं, हम लोग बड़े ज्ञानी हैं और हम लोगों को ज्ञान बाँटेंगे। नहीं, हम लोग जानकारी रखते हैं, हम जानकारी को लोगों को ऐसे परोसेंगे कि उनको समझ में आए कि ये क्या हो रहा है। लोगों को समझाने का ये ज़रिया हमारे लिए साबित हुआ। और ये जो स्टॉक आइडियाज़ का, जो स्टॉक फिल्टर का सेक्शन था, जो एनालिस्ट डायरी उसमें आता था कि लोगों के इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जो हमारे यहाँ जो हमारी जो वेल्थ इनसाइट की टीम है वो अपने ऑब्जर्वेशंस उसमें छापती थी। तो और उसको एक बड़े सामान्य तरीके से लोगों के आसानी से समझने के लिए लिखा जाने लग गया। और बड़ा नाम हुआ हमारा, क्योंकि उस मैगज़ीन के लिए लोगों में होड़ मची रहती थी कि 2 तारीख हो गया अभी तक मिला नहीं है, जल्दी भेजिए। लोगों के लिए वो आइडियाज़ भी था, इंस्पिरेशन भी था, एक्सप्लेनर भी था। तो और हमारे लिए बनाने का जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि म्यूचुअल फंड इनसाइट बनाने का जो हमारा एक्सपीरियंस था, उसके बड़े सेट फ्रेमवर्क थे। हमारे कैटेगरी में कौन से अच्छे फंड हैं, उसमें उतना एक्साइटिंग चीज़ नहीं था, लेकिन किसी कंपनी के बारे में ज़्यादा डीपली जाना, समझना कि ये एक मरी हुई सी छोटी सी कंपनी है, ये कमाल की कंपनी हो सकती है, ये एक कमाल की कंपनी दिख रही है लेकिन ये कमाल की नहीं है, ये सब चीज़ें बताना, ये हम लोग के लिए, तो स्टॉक का कवरेज काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ये इसकी शुरुआत हुई। और 2008 के जनवरी से जो बाज़ार में गिरावट आई, तो एक दिन ICICI ने कहा कि अब हमें ये इस मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं है। हमारे अधिकतर निवेशक जो हैं वो अभी बड़े हतोत्साहित हैं, उनको आइडिया देने पे वो शायद मैगज़ीन फेंक देते होंगे, नाराज़ भी होते होंगे। तो बाज़ार के उतार चढ़ाव के क्रम में वेल्थ इनसाइट, ICICI का जो बैकिंग था, जो ख़रीदना था, वो बंद हो गया। और तभी हमने निर्धारित किया कि हम लोग वेल्थ इनसाइट चलाएंगे। हमारे पास विकल्प था कि हम लोग वेल्थ इनसाइट बंद कर देते, लेकिन जो वैल्यू रिसर्च के ज़रिए आए हुए हमारे जो सब्सक्राइबर थे, मुझे लगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रिया है जिस तक हमें लोग तक पहुंचना चाहिए। स्टॉक हमेशा एग्जिस्ट करेगा, स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करेगा, बारीकी से स्टॉक को समझना और उसके बारे में लोगों को बताना, ये काफ़ी वैल्यूएबल इनपुट होगा। तो वेल्थ इनसाइट का ICICI के वजह से हम लोग बड़े सक्सेसफुल हुए, उनकी वजह से हम लोग बहुत बड़े लूज़र हुए अपने कस्टमर्स के, और उसके बाद फिर बड़े स्टडी तरीके से वेल्थ इनसाइट चलता रहा और उसको हम लोग इवॉल्व करते रहे, रिकमेंडेशंस और उसके कंटेंट को इम्प्रूव करते हुए, और एक हम लोग एक उसका अपने पाँव पे वो खड़ा रह पाया अगले 2-3 साल में। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। आज के दौर में इन्वेस्टमेंट को लेके इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतनी सारी वेबसाइट्स। अब जब आप ये सब देखते हैं, उसमें ऐसा क्या एक कहते हैं ना कि दैट मेक्स अ डिफरेंस, वेल्थ इनसाइट बाकियों से वेल्थ इनसाइट अलग कैसे है, उसको अलग कैसे बनाता है? वेल्थ इनसाइट में 4-5 खास चीज़ है। एक तो कि 19 साल जो हम लोग म्यूचुअल फंड को समझने में भी जो समय लगाए हैं वेल्थ इनसाइट के पहले, वो एक वो काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, रोज़ फंड मैनेजर से मिलना और जानना और समझना कि वो क्यों किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्या सोच के किया जा रहा है। तो वो एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग जो कि ड्राइव करता है हमारे इक्विटी, हमारे किसी कंपनी के इवैल्यूएशन के फ्रेमवर्क में। दूसरा कि हम लोग ट्रूली इंडिपेंडेंट हैं। हम लोग ना तो किसी कंपनी का शेयर बेच रहे हैं, ना हम लोग कहीं से ब्रोकरेज कमा रहे हैं, ना हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, बल्कि इंसिडेंटली क्या है कि वो जो लीगल एंटिटी जिसमें कि हमारे पास हमारा RIA का लाइसेंस है, उस कंपनी का नाम है इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। जी। और वो तो सेबी का नियम कानून है कि उस कंपनी में कुछ और किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन हमारी हमेशा ही ये सोच थी कि आप अगर एडवाइस देते हैं तो आपका किसी और चीज़ में कोई इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए, आपका इंडिपेंडेंट माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि डेप्थ और क्लैरिटी। आपको ज़िंदगी भर शेयर्स में पैसा बनाने के लिए आपको मुश्किल से 30-40 कंपनी का शेयर आपको चुनना होता है जिसमें कि आप विश्वास रख सकें। ये रोज़ सुबह आकर के आपको अगले पे बाजी लगाना है, आज कहाँ बाजी लगाना है, एक वीक के लिए कहाँ लगाना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में 10, 15, 20, 25, 30 कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जो पैसा बनता है इंतज़ार में, लोगों को लगता है कि खरीद बेच करने में पैसा बनता है, और यही होता है।
और अधिकतर लोग यही कर रहे हैं, और यही एक बड़ा अंतर है वैल्यू रिसर्च के किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो वेल्थ इनसाइट हो, स्टॉक एडवाइज़र हो, या हमारी जो म्यूचुअल फंड के बारे में भी जो हमारा हम लोगों को बताते हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को करना चाहिए कि लगाइए, लंबे समय का पैसा लगाइए, इंतज़ार कीजिए, कायदे की चीज़ में लगाइए। अच्छा सर, वेल्थ इनसाइट पे हमने बात कर ली, लेकिन अब जो वैल्यू रिसर्च स्टॉक एडवाइज़र है उसकी शुरुआत कैसे हुई? वो भी रूटेड है वेल्थ इनसाइट में ही। हुआ क्या कि ICICI के जाने के बाद हम लोगों ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया कि अपने रीडर्स को, वेल्थ इनसाइट के रीडर्स को हमें क्या देना चाहिए, और वेल्थ इनसाइट बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया। हमने उसमें निर्धारित किया कि हम लोग एक कवर स्टोरी कैरी करेंगे, स्टॉक फिल्टर्स करेंगे, एनालिस्ट का डायरी होगा, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह फंड मैनेजर का होगा, लेकिन हम लोग 1 या 2 कंपनी का रिकमेंडेशन करेंगे। उसमें उसका दाम देखेंगे, उसका क्वालिटी देखेंगे, उसका ग्रोथ देखेंगे, उसका वैल्यूएशन देखेंगे, मतलब दाम देखेंगे। इसके आधार पे जो हमने रिकमेंडेशन देना शुरू किया, ये जारी रहा 4-5 साल तक। ये देने के बाद इसका नतीजा ये हुआ, 5 साल के बाद हमने देखा कि ये तो हमारे रिकमेंडेशन भी बहुत ही कमाल के हैं, ये बाजार से 2-3 गुना ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। आप कंपनी के जब मालिक बनते हैं तो आपको कांस्टेंट अपडेट, और बाजार उससे बिल्कुल ही अलग है। अचानक आप बिना कोई सी अकारण किसी कंपनी का स्टॉक किसी दिन 10% बढ़ा हो सकता है, और आप उसके बाद फिर आप कारण भले ही ढूंढ लीजिए, आपको कारण का आविष्कार करना पड़ता है, कारण होता नहीं है। तो उस समय खड़े होकर लोगों को बता पाना कि आपको कब भागना है और कब डटे रहना है, और स्टॉक एडवाइज़र की ज़रूरत इस समय मुझे महसूस हुई कि हम मैगज़ीन में आपको अगर रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो हम खड़े होकर के 24 घंटे आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई ऐसा सेवा दे रहे हैं जिसमें कि हम डट करके हम आपको बता सकते हैं कि आपको नहीं भागना है, क्यों नहीं भागना चाहिए, 10% भले ही गिर गया हो, कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, कंपनी में कुछ बदलाव है, कंपनी और शेयर स्टॉक प्राइस ये दोनों अलग चीज़ है। तो इन सारे फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टॉक एडवाइज़र की शुरुआत हुई, और चूँकि वेल्थ इनसाइट में उस सर्विस को चलाना संभव नहीं था, और अगर वो हम लोग चलाते तो वो शायद गैरकानूनी भी होता, क्योंकि जो सेबी के नियम कानून आ रहा है, रेगुलेशंस आ गए थे, उसमें बोला गया कि आपका अगर आप रिकमेंडेशन देते हैं तो आपको इन नियम का पालन करना पड़ेगा, कि आपके जितने भी लोग इस काम से जुड़े हुए हैं वो उसको पहले खरीदेंगे नहीं, उसको रिकमेंडेशन करने के बाद 7 दिन तक वो दोबारा नहीं खरीदेंगे, उसके बाद ही बेच सकते हैं। आप रिकमेंडेशन के पहले अगर आप खुद ही फ्रंट रनिंग नहीं करेंगे, आपको ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा और सेबी के साथ फाइल करना पड़ेगा। तो उन नियम कानून को फॉलो करने के लिए हम लोगों ने एक नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया। उस कंपनी का नाम इंडिपेंडेंट एडवाइज़र है जी। और 2017 अक्टूबर में स्टॉक एडवाइज़र का लॉन्च हुआ। स्टॉक एडवाइज़र का लॉन्च बहुत ही धमाकेदार था। ये जो हम लोग वेल्थ इनसाइट में चला रहे थे और 1 साल से हमने रिकमेंडेशन देना बंद किया, तो वेल्थ इनसाइट में हम लोगों को बताया कि स्टॉक एडवाइज़र की शुरुआत हो रही है, उसके पीछे सोच क्या है, उसका आधार क्या है, हम लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और बल्कि क्या नहीं करेंगे इस पे बहुत ज़्यादा जोर था। उसके अलावा लोगों को बड़ी बारीकी से बताया गया कि आप स्टॉक एडवाइज़र तभी खरीदिए अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसमें डे टू डे बेसिस पे खरीद बेच करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलने वाला है जी। जब भी कंपनी में बड़ा बदलाव होगा तो हम लोग खड़े रहेंगे बताने के लिए कि आपको भाग जाना चाहिए या कुछ हुआ है, बने रहना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। तो इन केवल प्रोमिसेस के आधार पे हमारे लिए बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था कि हजारों लोग, शायद 5-7 हज़ार कस्टमर शुरू में आए और कई करोड़ों का सेल पहले 2-3 महीने में हो गया, एक नई सर्विस के लिए जिसका कि कोई बैकग्राउंड नहीं था, केवल इस आधार पे कि हम लोग क्या आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। और हमारे स्टॉक एडवाइज़र सर्विस के जो कस्टमर्स हैं, आज तक हमारे वो जो शुरुआती कस्टमर हैं, फाउंडेशनल कस्टमर हैं, वो आज तक हैं, आज तक बने हुए हैं। उसके अलावा एक हमारे लिए एक मुझे याद आ रहा है हमारे कस्टमर सर्विस में, क्योंकि उसी समय मैं कहीं बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था सर्विस लॉन्च होने के 4 दिन के बाद, और पहले 3-4 दिन सारे एनालिस्ट जो वैल्यू रिसर्च स्टॉक एडवाइज़र के जो एनालिस्ट थे, हम सब बैठ के कस्टमर का फ़ोन कॉल ले रहे थे। फ़ोन कॉल लेने में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ था, घंटियाँ बजनी जो शुरू हुई वो बंद ही नहीं होती थी और हमारे पास और फ़ोन लाइन था नहीं। तो हमने उसके लिए क्या किया कि एक फ़ोन लाइन जो नंबर दिया गया, उस फ़ोन लाइन पे से हम लोगों ने लगातार फॉरवर्डिंग का इंतज़ाम कर दिया। हम लोग 4 सेलफ़ोन ख़रीद के लाए और
एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन से तीसरे फ़ोन, ताकि हम लोगों ने वो फॉरवर्डर करके, ताकि हमारे सारे लाइंस जो बिजी रहें वो कोई ना कोई फ़ोन ले पाए, कोई कॉल मिस ना हो चार जाए। लोग। और हमारे पास उस समय हमने इसकी तैयारी नहीं की थी कि मल्टीपल लाइंस का हमारे पास कॉल सेंटर हो, और सारे एनालिस्ट लोगों को जवाब दे रहे थे। तो हमारे तो बहुत सारे लोगों ने उत्साह में, उनको लगाना था 2 लाख रुपया, और वो पढ़ करके स्टॉक में लगाना है, इसलिए उन्होंने सेवा सब्सक्राइब कर लिया। हम लोगों ने नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी बनाया हुआ था, जो कि अभी तक है। आप कभी भी इस सेवा को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको तुरंत अगर थोड़े दिन समय पता चलता है कि आपके लिए ये सेवा नहीं है, तो बिना सवाल पूछे हुए सारा पैसा वापस किया जाता है। अब तो ये कानून भी बन गया है, लेकिन हमारे यहाँ ये वैल्यू स्टॉक एडवाइजर में शुरुआत से अभी तक ऐसा रहा है। बहुत सारे लोगों का हमने पैसा वापस किया। बहुत सारे ऐसे निवेशक थे, हमारे लिए वो हम्बलिंग एक्सपीरियंस ये था कि एक सब्सक्राइबर आया, उसने 3 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, उसने फिर दोबारा 3 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, उसने फिर दोबारा 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया। तो कस्टमर सर्विस से एक एनालिस्ट ने फ़ोन किया कि आप बार बार गलती से शायद आपसे सब्सक्राइब हो जा रहा है, आपने 9 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो बोला कि नहीं, मैंने 9 साल की गलती नहीं की है। प्लान्ड तरीके से किया है, क्योंकि हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन का उसका एक्सपीरियंस था कि जब भी अगर आपके नाम से, अमित प्रकाश के नाम से अगर एक सब्सक्रिप्शन है आपके मोबाइल नंबर से, और आप दोबारा अगर सब्सक्राइब करते हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी में रिन्यू हो जाता है कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल का और आपने अगर कर लिया, कोई ऑफर आया हुआ है, तो वो उसमें आपका वो सब्सक्रिप्शन 2 साल का हो गया। तो उनको ये जानकारी थी, उन्होंने 9 साल का कंटिन्यूटी में किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शुरुआती दौर में मुझे कम दाम पे मिल रहा है, और इसलिए मैंने इसको 9 साल के लिए जानबूझ के स्वेच्छा से ही ये सब्सक्रिप्शन किया है। तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा लर्निंग था कि लोगों का जब विश्वास इस तरह का आता है, तो उसके साथ ये विश्वास और आपके मज़े के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। सबसे आखिर में सर, वेल्थ इनसाइट को लेके जो लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स समझ में आती हैं उसको पढ़ने से। तो अब मैं वहाँ से कनेक्ट करता हूँ अपने इस आखिरी सवाल से कि जो नए लोग हैं, ख़ासतौर पे आप जो कहते हैं इन्वेस्टर्स जिन्होंने आज से या अभी से निवेश शुरू करने का प्लान किया है, अगर वो बाज़ार में आना चाहते हैं, बहुत सारी मन में उनके शंकाएं हैं, आपके अनुसार कौन सी ऐसी मूलभूत बातें हैं जिसका ध्यान रख के उनको बाज़ार में आना चाहिए? स्टॉक में अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, एक तो क्या, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपको कंपनी के बारे में समझने में मज़ा नहीं आता है, इच्छा नहीं है, या आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको स्टॉक में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो जो आपकी ज़रूरत है वो एक म्यूचुअल फंड पूरी कर देगा। 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी है। आप अगर शेयर में पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी में इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है, आपका टेम्परामेंट होना ज़रूरी है। 10 कंपनी का कम से कम के बारे में आपको हमेशा जानकारी लाइव होना चाहिए, क्योंकि कम से कम इतना बड़ा आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो आप शेयर में पैसा मत लगाइए। और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, चूँकि मैं आज जो कॉलम लिख रहा था उसमें ये मैं एक उदाहरण दे रहा था कि लोगों को जो बाज़ार का एक्सपीरियंस होता है कि आपने 10 रुपये में ख़रीदा और 11 रुपये में बेच दिया, मुनाफा हुआ। 20 रुपये में ख़रीदा, फिर 21 रुपये में बेच दिया उस कंपनी का शेयर, फिर 30 रुपये में ख़रीदा और 31 रुपये में बेच दिया। आपको लगेगा कि आप लगाते हैं पैसा, 1 रुपये बढ़ता है, बेच देते हैं। लेकिन आप अगर इसमें आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन आप इस क्रम में आप भूल गए कि वही चीज़ जो आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं जिसमें आपको मुनाफा हो रहा है वो 10 से 30 हो गया। ये 10 से 30 वाला जो जर्नी है, इसके बारे में अगर आपको ध्यान नहीं आता है, आपको वो 1 रुपये के फायदे में आपको अगर आनंद आ रहा है, तो मिस कर गए ना आप। तो आप ये 3 गुना होने का जो दौर है जी, उसको ये मज़ेदार है। ये जो इंतज़ार का जो फ़ायदा है, जो मुनाफा है इंतज़ार के वजह से, और अच्छी कंपनी के इंतज़ार, ये पेड़ बोने लायक जैसा चीज़ है कि आप देखते हैं और उसका वो फल देता है, फिर और पेड़ होता है, फिर वो मल्टीप्लाई करता है। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग को फार्मिंग और पेड़ लगाने जैसे एक्टिविटी से जोड़ करके आपको देखना चाहिए, उस तरह के काम से उसको कंपेयर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र इस पूरी बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका अमित। और सबसे आखिर में अब चलते चलते ज़रा मिल लेते हैं उस वेल्थ इनसाइट की टीम से जो इस यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रही है।